अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली अभी तक जो मैंने आपको 5 लेक्चर्स रिकॉर्ड करके भेजे हैं, वो आपकी समझ में आ रहे होंगे। मेरी कोशिश है कि मैं कोर्स को कंप्लीट ही करना ही सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव ना रखूं, बल्कि इस तरह से लेकर चलूं कि आप उसे समझ में पाएँ। बुनियादी तौर पर जैसा कि मैंने देखा है ग्रुप्स पे और मुझे पर्सनल जिस स्टूडेंट के पास नंबर है मेरा, वो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी है उन्हें एग्ज़ाम्स के बारे में, कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन किस तरह आएँगे, कहाँ से आएँगे, क्या उसका पैटर्न होगा एक्सेट्रा। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको फ़िलहाल एग्ज़ाम्स के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो टीचर पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि मुझे किस तरह से पेपर बनाना है, मैंने आपको कितना पढ़ाया और मुझे ये भी आइडिया है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस रिकॉर्डेड मेथोडोलॉजी के साथ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए होंगे और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस एनवायरनमेंट में शायद आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो पिक करने में। तो ये सब मेरे ज़हन में है। ऑब्वियसली वी आर एक्सपीरियंस्ड इनफ इस बारे में, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, आपकी जो कोर्स आउटलाइन हमें प्रोवाइड की गई है, वो बहुत वेग सी है, बहुत जनरल सी है। तो अब टीचर पर बर्डन आ जाता है कि टीचर कोशिश करे उस जनरल टॉपिक्स ओरिएंटेड कोर्स आउटलाइन में से मैक्सिमम जितने सब टॉपिक्स पढ़ाए जा सकते हैं या मैक्सिमम जितने सब टॉपिक्स वो टीचर समझता है कि कभी भी आपके एक्सटर्नल पेपर में आ सकते हैं और आपको पढ़ाना चाहिए, तो वो टीचर पर सारा बर्डन है। तो मेरी भी यही कोशिश है कि कोर्स आउटलाइन तो मैं आपका अगले 2 से 3 लेक्चर में भी उनके मुताबिक कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन अब मेरी कोशिश यही है कि आखिरी लेक्चर तक मैं मैक्सिमम आपको सब टॉपिक्स वो पढ़ा लूँ, जो कहीं न कहीं ज़रा-सा भी चांस है आपके फाइनल पेपर में शामिल होने का। फाइनल पेपर का मतलब ये वो पेपर नहीं जो इंटरनल होगा, वो पेपर जो एक्सटर्नल होगा, ठीक है? तो मैक्सिमम टॉपिक्स जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको उसमें इसलिए परेशान नहीं होना कि सर ये बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, कि वो आप ही की आसानी के लिए हैं, कि आपको हर टॉपिक के बारे में जो भी मुमकिन आ सकता है आपके पेपर में, उसके बारे में कम से कम आपको थोड़ी-सी नो हाउ तो हो। तो अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो बहुत ज़रूरी नहीं है या जिसके एक्सटर्नल पेपर में इंक्लूड होने के चांसेस बहुत कम हैं मेरी नज़र में, तो लेक और आप उसे ना पढ़ें, इतना ना पढ़ें, लेकिन कम से कम अगर वो इत्तेफ़ाक से पेपर में आ भी जाता है, तो आप कुछ ना कुछ तो उसके बारे में पढ़ कर गए हों, तो आप कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख लें। तो मेरी यही कोशिश होगी कि जितने भी उन्होंने मेन टॉपिक्स दिए हैं कराची यूनिवर्सिटी ने अपनी कोर्स आउटलाइन में, उसके जितने भी कनेक्टेड एसोसिएटेड सब टॉपिक्स हैं, उनको मैक्सिमम कवर किया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो उसी कैटेगरी में से एक टॉपिक है। लिखा हुआ नहीं है वहाँ पर कहीं पे भी कि हमने कंपाइलर के फेसेस को पढ़ना है, फेसेस को, ठीक है? लेकिन चूँकि वहाँ लैंग्वेजेज़ के बारे में लिखा हुआ है, ट्रांसलेटर का लिखा हुआ है, तो मुझे लगा कि हम क्यों ना उनमें से किसी एक ट्रांसलेटर को इन डेप्थ पढ़ भी लें उसकी फंक्शनैलिटी को, ताकि अगर कभी इत्तेफ़ाक से कोई क्वेश्चन आ भी जाए, तो आप उसे सॉल्व कर सकें, ठीक है? तो आपने ये थोड़ा-सा टेक्निकल टॉपिक है, प्रोग्रामिंग से थोड़ा-सा करीब-तर है, मैंने कोशिश की है कि इसे जितना जनरल बना सकूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप प्रोग्रामर्स नहीं है मेजॉरिटी, तो और आपकी प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है, तो जितना इसे जनरल बना सकूँ मैंने उसे किया है। इंशाल्लाह आप इसे मैक्सिमम समझ जाएँगे और आपको परेशान नहीं होना। मैं रिपीट कर रहा हूँ इन द लास्ट कि ये ऐसा सब टॉपिक है जो डायरेक्टली आपके कोर्स आउटलाइन में मेंशन नहीं है, लेकिन आपके जो मेन टॉपिक्स मेंशन है कोर्स आउटलाइन में, उन्हीं में मुमकिना तौर पर, बहुत कम चांसेस है, लेकिन मुमकिना तौर पर कहीं पर भी ये अगर आ जाए इत्तेफाकिया, तो आप इस पर कुछ लिख सकें, ठीक है? तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। टुडेज़ माय टॉपिक इज़ कंपाइलर फेजेज़। मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में कंप्यूटर लैंग्वेजेज़ के बारे में पढ़ाया, कि लैंग्वेजेज़ होती क्या हैं, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। There are 2 types of languages. One of them is the low level language that is about the machine coding, machine understandable,
other one is the high level language that is written or composed in the form of human language, English language. Then it is converted, translated into machine understandable language. मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ट्रांसलेशन कौन करता है? बैकग्राउंड में लैंग्वेज के साथ हमेशा कोई ना कोई ट्रांसलेटर होता है जो उसकी ट्रांसलेशन करता है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स मैंने आपको बस पढ़ाए थे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। ये तीनों आपके सामने मौजूद है, लास्ट लेक्चर की लास्ट स्लाइड आपके सामने मौजूद है, थोड़ा सा आपको रिवाइज करने के लिए। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है कंपाइलर। तो हम कंपाइलर के फेजेस को पढ़ लेते हैं, इंटरप्रेटर और असेंबलर को इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, ताकि आपकी किसी कंपाइलर की, किसी ट्रांसलेटर की वर्किंग के बारे में भी थोड़ी सी मालूमात आपकी रहे। देयर आर टोटल 6 phases of compiler। किस तरह कंपाइलर काम करता है? जब भी हम कोई भी प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, जिस लैंग्वेज में कंपाइलर एज ट्रांसलेटर यूज होगा, उसमें जो ट्रांसलेशन होती है वो कंपाइलर करता है। वो किस तरह करता है? फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप, व्हाट इज द प्रोसीजर कंपाइलर adopts for the purpose of in order to translate a human language into the machine language. First step or first phase is the lexical analysis. Second one is the syntax analysis. Third one is semantic analysis. Fourth is intermediate code generation. Fifth is code optimization. Sixth and the last is the code generation. अभी क्या है टॉपिक्स, क्या है ये फेजेस, क्या इनमें फंक्शनलिटी परफॉर्म होती है, वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। इन 6 फेजेस का काम क्या है? पहला फेज है लेक्सिकल एनालिसिस। हमारा जो पहला इनपुट होगा प्रोग्राम का, हमने प्रोग्राम डिजाइन किया, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा और उसे कंपाइल करने के लिए कमांड दी थी। जैसी कमांड दी तो हमारा वो जो लिखा हुआ प्रोग्राम है वो ट्रांसलेट होने की पाइपलाइन में इंटर हो गया कंपाइलर के पास। जैसे ही इंटर हुआ, ये हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम इनपुट है कंपाइलर को जो मिल रहा है। अब कंपाइलर ने अपना प्रोसीजर स्टार्ट करना है। कंपाइलर इज बिगिन ओन प्रोसीजर ऑफ ट्रांसलेशन। तो हमारा जो इनपुट है, हमारा जो प्रोग्राम का जो आउटपुट है, जो लैंग्वेज है, वो इनपुट हो जाएगी पहले फेज को, लेक्सिकल एनालिसिस को। लेक्सिकल एनालिसिस का जो आउटपुट होगा, जब लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म हो जाएगा, इसका जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट फेज का इनपुट बनकर नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करेगा, एंटर करेगा, दैट इज सिंटैक्स एनालिसिस। इसी तरह जब सिंटैक्स एनालिसिस परफॉर्म हो जाएगा, इट्स output will be the input of the next phase, that is semantic analysis. Similarly, the output of semantic analysis, after being performed all the operations, the output of semantic analysis will be the input of next phase, that is the intermediate code generation. इसी तरह output of this phase will be the input of code optimization, and the output of this phase will be the input of code generation, since code generation is the last phase of the compiler phases. Therefore, the output of this phase will be converted into OBJ file. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंपाइलर जब कभी भी इस्तेमाल होता है किसी भी लैंग्वेज में, तो वो 4 डिफरेंट एक्सटेंशन की फाइल्स को जनरेट करता है। एक्सटेंशंस क्या होती हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जब हम फाइल सिस्टम पढ़ेंगे। तो 4 डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ वो एक ही फाइल को सेव करता है, जिनमें एक लैंग्वेज की अपनी फाइल होती है, जिनमें दूसरी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, थर्ड हमारी बैकअप फाइल होती है, फोर्थ ओबीजे फाइल होती है। ओबीजे फाइल इज द ऑब्जेक्ट फाइल that contains the actual machine code of our given input of our program। तो हमारा प्रोग्राम, उसका जो कन्वर्टेड फॉर्म है वो होगी ओपीजे फाइल, जिसमें हमारी पूरी 0-1 की लैंग्वेज लिखी होगी हमारे एक्चुअल प्रोग्राम की कन्वर्जन। ठीक है, नाउ फर्स्ट फेज लेक्सिकल एनालिसिस करता क्या है?
Input of the lexical analysis is source code. This is the source code. सोर्स कोड उस कोड को कहते हैं जो हम कोडिंग करते हैं किसी भी प्रोग्राम की नेचुरल लैंग्वेज में, उसे हम कहते हैं सोर्स कोड फॉर एनी प्रोग्राम। जब इसे हम कंपाइल करते हैं तो पहले फेज की तरफ जब जाएगा लेक्सिकल एनालिसिस की तरफ, तो बेसिकली लेक्सिकल एनालिसिस करता क्या है, वो टोकन्स जनरेट करता है सोर्स कोड की। ठीक है, अब टोकन्स क्या है? A sequence of characters that can be treated as a single logical entity. एक जैसे जो करेक्टर्स हैं या एक जैसे जो ऑपरेशंस हैं उनको एक जगह रख के, एक एक ग्रुप में रख के उनको एक एक टोकन असाइन कर देता है। ये हमारे वेरिएबल्स हैं, हमारे कीवर्ड्स हैं, एक्सेट्रा या ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, मसलन कौन कौन से कीवर्ड्स हैं हमारे जिनको टोकन जनरेट करता है? आइडेंटिफायर्स, जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स जिन्हें जो लैंग्वेज के अपने बिल्ट इन कीवर्ड्स होते हैं, कमांड्स के नेम्स होते हैं। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स यानी जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, प्लस माइनस एक्सेट्रा, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स इन्हें टोकन जनरेट करके देगा। पैटर्न और कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स यानी जो हमारे नंबर्स हैं जो चेंज नहीं होते। ठीक है, पैटर्न वो जो हमारा हम जो पैटर्न अडॉप्ट करेंगे उस लैंग्वेज में, इन्हें अलग, इन तमाम 5 कैटेगरीज को सेपरेट टोकन्स जनरेट किए जाते हैं लेक्सिकल एनालिसिस की तरफ से। ठीक है, एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कमांड है सोर्स कोड में, c = a + b × 3। ये परफॉर्म होनी है, ये हमने कंपाइलर को दे दी। अब कंपाइलर का जो पहला फेज है लेक्सिकल एनालिसिस, वो इन्हें टोकन जनरेट करेगा। अब इसमें c हमारा आइडेंटिफायर है। ठीक है, एक वेरिएबल है जो हमने इनिशिएट किया है। ठीक है, फिर इज इक्वल हमारा ऑपरेटर है, इसे अलग देगा। ए भी हमारा आइडेंटिफायर है, एक वेरिएबल है, प्लस हमारा ऑपरेटर है, बी हमारा आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है, मल्टीप्लिकेशन एस्ट्रिक हमारा ऑपरेटर है, 3 हमारा कांस्टेंट है, 3 चेंज नहीं होगा, वही रहेगा हर दफा। ए और बी के अंदर वैल्यूज चेंज होंगे, सी में वैल्यूज चेंज होंगे, ए और बी के मुताबिक 3 सेम रहेगा। अब लेक्सिकल एनालिसिस विल कन्वर्ट above statement, इस स्टेटमेंट को in tokens, and the tokens will be sent to the next phase, that is syntax analysis as input. अब इनके टोकन जनरेट करेगा, इनको टोकन देगा, और वो टोकन जो है वो मूव किए जाएंगे नेक्स्ट फेज को, जो कि है सिंटैक्स एनालिसिस। बस लेक्सिकल एनालिसिस का सिर्फ इतना ही काम है, उनको सेपरेट करके उन्हें टोकन जनरेट करके वो टोकन आगे पास ऑन करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा फेज है दैट इज सिंटैक्स एनालिसिस, जिसे हम पार्सिंग भी कहते हैं। ये हमारे पास सिंटैक्स एनालिसिस फेज के पास जो रिसीव होंगे, इनपुट आएगा, वो है टोकन्स, जो हमारे लास्ट फेज में जनरेट करके भेजेगा। सिंटैक्स एनालिसिस उस इनपुट यानी टोकन्स को कन्वर्ट करेगा पार्स ट्री या सिंटैक्स ट्री में। हम ट्री के बारे में भी जब एल्गोरिथम का हमारा टॉपिक होगा तो डिटेल में पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, शायद 2 से 3 लेक्चर्स के बाद। 2 types of trees are created as per the received tokens. अब पहले फेज का काम था टोकन जनरेट करना, उन टोकन्स को अब ट्री में कन्वर्ट करता है सिंटैक्स एनालिसिस। 2 किस्म के होते हैं, एक बॉटम अप और एक टॉप डाउन। हमारे पास ये जो एग्जांपल है ये बॉटम अप की है आपके समझने की। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास वही है तो पिछले फेज में थी हमारे पास, c = a + b × 3। अब इसके का ट्री जनरेट करना है। ठीक है, अब इस ट्री जनरेट करने का प्रिंसिपल क्या है? The operator that will be executed last will be the root of the tree. इसमें सबसे आखिर में हमारा जो ऑपरेटर फंक्शनल होगा वो है इज इक्वल, यानी a + b पहले हो जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन उसके बाद हो जाएगी, आखिरी जो ऑपरेटर हमारा यूटिलाइज होगा वो होगा इज इक्वल। उसके बाद उसका जो इन तीनों का जो वैल्यू है वो c में ट्रांसफर होगा इक्वल टू के
ऑपरेटर के थ्रू। इट मीन्स अगर हमारा इक्वल का जो साइन है, जो आखिरी ऑपरेटर है, वो रूट पर आ रहा है, तो इट मीन्स कि पार्स ट्री बिल्कुल सही बना। रूट ट्री का सबसे ऊपर का नोड होता है, प्लेस होती है, हम पढ़ेंगे नोड क्या होता है। बी द ऑपरेटर दैट विल बी एग्जीक्यूटेड लास्ट विल बी द रूट। ये हो गया। B and 3 are nodes of asterisk, as both are around asterisk and so on. अब बॉटम अप अप्रोच, सबसे आखिरी ऑपरेटर हमारा या पहला ऑपरेटर हमारा एग्जीक्यूशन में एस्ट्रिक। ये एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के दरमियान हो रही है, B और 3 के दरमियान, ठीक है। तो ये एस्ट्रिक हमारा रूट बना, ये दोनों उसके नोड बन गए, चाइल्ड बन गए, B एंड 3, B इंटू 3। फिर आ जाता है प्लस। प्लस किस में हो रहा है? ए और बी में हो रहा है। ये प्लस, ये ए, और जो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है वो उसके साथ प्लस हो रही है। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन इज प्लस विथ ए। तो ये देखें, ए प्लस ए के साथ प्लस क्या हो रहा है? इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर है वो प्लस हो रहा है। फिर जब ये आंसर आ गया इन दोनों ऑपरेटर्स का, तो ये कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? इक्वल के थ्रू सी में। तो ये हमारा बॉटम अप अप्रोच है टू डिजाइनिंग और क्रिएटिंग एनी parse tree by using syntax analysis on the basis of received tokens by first lexical analysis phase of compiler. Parse trees will be sent, उसके बाद ये जो ट्री बनाया गया है, parse tree या syntax tree, ये नेक्स्ट फेज को भेजा जाएगा एज इनपुट। ये आउटपुट है हमारे सेकंड फेज का सिंटैक्स एनालिसिस का, जो बनने के बाद इनपुट बन जाएगा नेक्स्ट फेज का। नेक्स्ट फेज क्या है? सिमेंटिक एनालिसिस, ठीक है। अभी नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करेगा, तो फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट फेज में इसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट फेज इज सिमेंटिक एनालिसिस, ठीक है। ये क्या करते हैं? जब इसके बाद ट्री आ गया तो ये क्या चेक करेगा? चेक्स whether the parse tree constructed follows the rule of language। यानी मैंने आपको बताया ना, अगर ये लास्ट जो ऑपरेटर है ये रूट नहीं बन रहा, तो ये नेक्स्ट फेज में पकड़ा जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम है इस ट्री में। या अगर ये इस तरह से हर ऑपरेटर के दोनों जो आसपास हमारे वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स हैं, अगर वो उसके चाइल्ड्स नहीं है, तो यहाँ पकड़ा जाएगा कि ये ट्री गलत बना है। इट मीन्स कि हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें कहीं एरर है, जो हमने लिखी है कोडिंग में वहां कोई एरर है, तो हमें इन्फॉर्म किया जाएगा सिंटैक्स एरर या सिमेंटिक एरर एक्सेट्रा, तो हमें बताया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर या अदर ट्रांसलेटर्स जब रीड करते हैं तो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि कहीं कोई एरर आएगा, तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करते हैं। तो यहाँ हमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ इस लाइन पे, तो आप इसे करेक्ट करें, फिर आगे बढ़ें। हम उसे करेक्ट करेंगे, प्रोग्राम में वापस जाके उसे रिकम्पाइल करेंगे, और फिर वो दोबारा वेरीफाई होगा। अगर वो ठीक होगा तो मूव करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक नहीं होगा तो फिर दोबारा हमें बताएगा कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है। और टाइप चेकिंग भी होगी यहाँ पर, ठीक है। टाइप चेकिंग क्या होती है कि हमने जो वेरिएबल इनिशिएट किया है, फॉर एग्जांपल हमने इंटीजर के नाम से एक वेरिएबल इनिशिएट किया है, उसके अंदर क्या हमने इंटीजर ही सेव किए हैं, कोई और टाइप तो सेव नहीं कर रहे हैं, तो ये टाइप चेकिंग भी सिमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म करता है। यानी दो चीजें सिमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म करेगा, एक ट्री जो हमारा बना है उसके स्ट्रक्चर को देखेगा, क्या रूल्स ऑफ लैंग्वेज फॉलो हुए कि नहीं फॉलो, वो ओके है तो टाइप भी चेक करेगा कि क्या जो वेरिएबल्स हमने इनिशिएट किए उनमें उन्हीं टाइप के डेटा को स्टोर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। जो एरर आएगा वो मैं इन्फॉर्म करेगा, ओके। उसके बाद ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इंटीजर, हमने एक इंटीजर यानी नंबर्स का, इंटीजर क्या होता है? डेटा टाइप है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंटीजर के बारे में भी डिटेल्स पढ़ाऊंगा जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, और विल बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, ठीक है। इंटीजर का मतलब है हम एक वेरिएबल इनिशिएट करना चाहते हैं जो कंटेन करेगा, जिसके अंदर डेटा कौन सा होगा? नंबर्स का, इंटीजर्स का। और हम यहाँ सेव क्या कर रहे हैं? a is equal to n। n is not a number, that is not the integer, that is a character or a string, ठीक है।
इट मीन्स कि यहाँ हमने कोई गलती की है। गलती क्या की हमने इंटीजर में ए के अंदर, वेरिएबल के अंदर इंटीजर कोई नंबर रखना था, वो हमने नहीं रखा, कैरेक्टर रखा। तो क्या करेगा ये, एरर बताएगा हमें, ठीक है। एरर विल बी जनरेटेड हियर और द स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एज वेरिएबल ए शुड कंटेन इंटीजर ओनली। ये कौन करेगा, सेमेंटिक एनालिसिस, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है, हमने, हमारी एक कमांड है सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होती है, प्रिंट एफ और दो ब्रैकेट्स होते हैं, ओपन और क्लोज, एक फंक्शन है, ठीक है। कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए कमांड इस्तेमाल होती है, प्रिंट एफ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अगर हमने कोई ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, जो हमारा ये कमांड है, ये जो हमारा कीवर्ड है ऑपरेशन का, इसे हमने करेक्टली नहीं लिखा, तो ये भी चेक होगा और हमें बताएगा कि ये सिंटैक्स एनालिसिस, सिंटैक्स एरर है, ओके। ब्रैकेट स्टार्ट तो हुई, क्लोज नहीं हुई। एक्चुअल जो कमांड है वो प्रिंट एफ ओपन क्लोज ब्रैकेट से, ठीक है। Therefore, rule correction will be checked in semantic analysis and syntax in syntax analysis phase. ठीक है, इसमें दो चीजें चेक होती हैं, एक रूल चेक होते हैं जो सेमेंटिक एनालिसिस में, और सिंटैक्स हमारा सिंटैक्स एनालिसिस में, जो इसी फेज में आते हैं। उसके बाद फिर ये मजीद काम करेगा, परफॉर्म फाइनल चेकिंग ऑफ लीगलिटी और इम्प्रूवमेंट नॉट डन बाय लेक्सिकल एंड सिंटैक्स एनालिसिस। सारी करेक्शन हमने कर दी, जो भी हमें इस फेज से प्रॉम्प्ट की गई कि ये एरर है, ये एरर है, ये एरर है, तो सारी करेक्शन कर दी, वो फाइनल उसे चेक करेगा और कंपाइल कर देगा, ठीक है। अच्छा, टाइप चेकिंग में क्या क्या चेक होता है, थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइप चेकिंग में क्या क्या चेक होता है। कुछ मैं आपको बता चुका, कुछ मजीद आपको बता रहा हूँ। रिलेट असाइनमेंट टू एंड रेफरेंसेस ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल विद डिक्लेरेशन। हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, क्या उसकी डिक्लेरेशन हमने ठीक तरह से की है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, रूल के मुताबिक है या नहीं। नंबर 2, इसमें डीप नहीं जाना आपने, ठीक है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग करने नहीं। नंबर 2, यूनिकनेस चेक करेगा, यानी प्रिंट एफ के नाम से किसी लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर फंक्शन डेडिकेटेड है, ठीक है। तो अब हम प्रिंट एफ के नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रिंट एफ का नाम जो है, ये जो टर्म है, ये कहीं डेडिकेटेड है, वो असाइंड है एक फंक्शन को, तो डिप्लीकेशन नहीं हो सकती, हम कोई और किसी और नाम से बना, ये चेक करेगा। सेम नेम एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ मॉड्यूल प्रोसीजर डिक्लेरेशन। मैंने आपको बताया था शायद पिछले लेक्चर में कि हम एक बेनिफिट है इस लैंग्वेज का, कंपाइलर वाली का, कि मॉड्यूल्स बना सकते हैं। एक मॉड्यूल हमने बना दिया किसी नाम से, और वो मॉड्यूल हम किसी भी लैंग्वेज में कॉल करके पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन एज इट इज वहां उस पर्टिकुलर प्लेस पे करवा सकते हैं। तो मॉड्यूल का नाम शुरू में भी होता है और एंड में भी होता है, तो क्या नाम दोनों जगहों पे सेम है, ये भी चेक होगा टाइप चेकिंग में, ठीक है, बिगिनिंग एंड एट द एंड। फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल चेकिंग, जो हम ब्रेक करते हैं किसी भी लूप को, हम लूप भी इनिशिएट करते हैं, a इज इक्वल 1 to 10 चलता रहे, तो क्या लूप जो हमारा करेक्ट प्लेस पर ब्रेक हो रहा है, रुक रहा है या नहीं। ये चारों चीजें कौन चेक करेगा, टाइप चेकिंग में आती है, और कौन चेक करता है, सिमेंटिक एनालिसिस, ठीक है। इस फेज का जो इनपुट आउटपुट है वो नेक्स्ट फेज की तरफ जाता है एज इनपुट। नेक्स्ट फेज है हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज, ठीक है। अच्छा, टाइप चेकिंग के बारे में मजीद कुछ मैंने डिटेल्स दी हुई है आपके पढ़ने के लिए, और कौन कौन सी टाइप चेकिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल, process of verifying that each operation executed in a program respects the type system of the language। क्या कोई भी ऑपरेटर जो हमने परफॉर्म किया है, वो जो टाइप उस लैंग्वेज में यूज होती है, इंटीजर, फ्लोट वगैरह, क्या उसके साथ उसकी अलाइनमेंट है या नहीं, या उसमें कोई एरर है। दिस जनरली मीन्स दैट ऑल ऑपरेंड्स इन एनी एक्सप्रेशन आर ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ नंबर। ये वही चीज है मैंने आपको बताया, वेरिएबल और उसके अंदर जो हमारा ऑपरेटर डिजिट यूज हो रहा है, उसका जो ऑपरेंड यूज हो रहा है वो सिमिलर है या नहीं, ठीक। आइडेंटिफाई द टाइप्स दैट आर अवेलेबल इन द लैंग्वेज, कौन कौन सी टाइप्स अवेलेबल है उन्हें आइडेंटिफाई करता है।
आइडेंटिफाई द लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स दैट हैव टाइप एसोसिएटेड विद देम, कंस्ट्रक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। क्योंकि आपने ये प्रोग्रामिंग को पढ़ना नहीं है तो आपके लिए टर्म्स डिफरेंट होंगे, न्यू होंगे, लेकिन मैं आपको बताया कि हम इनके इन डेप्थ नहीं जाएंगे। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपसे आप एक्स्ट्रा ये इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप चेकिंग शेयर कर रहा हूँ। यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट दीज पर्टिकुलर टर्म्स, ठीक है। आइडेंटिफाई दी सेमेंटिक रूल्स फॉर द लैंग्वेज प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ टाइप चेकर। और ये सारे हमारे जो a language is considered strongly typed if each and every type error is detected during compilation। अब अगर हर हमारा एरर डिटेक्ट हो जाता है किसी भी लैंग्वेज की कंपाइलेशन के दौरान, तो वो लैंग्वेज हमारी क्या कहलाती है? स्ट्रांगली टाइप्ड, ठीक है। अगर हर एरर डिटेक्ट हो जाता है। फिर टू टाइप्स हमारे पास होती हैं टाइप चेकिंग में, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक वो जो कंपाइलेशन के दौरान हमारी चेक हो जाए, यानी जैसे हम कंपाइल करें तो उस दौरान हमारे सामने आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 2+2.5 इक्वल टू, उसने एरर पकड़ लिया, यहाँ इंटीजर या फ्लोट है। वो नंबर जो कंप्लीट होता है, फुल होता है, जिसमें पॉइंट्स नहीं होते, डिजिट्स नहीं होते, वो इंटीजर होता है, ठीक है। ये 2 इंटीजर है। और वो नंबर जिसके बाद पॉइंट के बाद कोई डिजिट होता है, ठीक है, वो फ्लोट कहलाता है। तो इन दोनों का एडिशन नहीं हो सकता, इसमें एरर है, ठीक है। एरर है तो ये एक एरर है जो कंपाइलेशन के दौरान सामने आ जाएगा, स्टैटिक। फ्लो ऑफ कंट्रोल चेक, फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टॉप एट समवेयर। तो मैंने आपको बताया कि ब्रेक जो फ्लो हमारा जो कोई भी लूप है वो कहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ ब्रेक होता है। ये भी हमारी चेकिंग जो है ये होती है कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो इसे भी हम स्टैटिक सेमेंटिक चेक्स कहते हैं। फिर यूनिकनेस चेक, मैंने आपको बताया कि अगर कोई नाम हमारा इस्तेमाल हुआ है लैंग्वेज की के कीवर्ड के तौर पर, या हमने कोई इंटीजर इनिशिएट किया है, इंटीजर ए, फिर दोबारा हमने कहीं इंटीजर ए इनिशिएट कर दिया, तो वो नहीं हो सकता। एवरी इंटीजर मस्ट हैव अ यूनिक नेम एंड every variable must have a name different to the dedicated keywords of that particular language। तो कीवर्ड्स जो डेडिकेटेड है, फंक्शंस है, उनके साथ भी मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दीगर जो हमारे कीवर्ड्स हैं या वेरिएबल के नेम्स हैं, उनसे भी डिफरेंट होने, एक ही नाम से एक से ज्यादा वेरिएबल असाइन या इनिशिएट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये भी चेक होता है स्टैटिक सेमेंटिक चेक्स में। नेम रिलेटेड चेक्स, किनके नाम ठीक है या गलत है, ये सारी चेकिंग जो है ये सेमेंटिक चेक में होती है स्टैटिक टाइप। स्टैटिक टाइप क्या है? कंपाइलेशन के दौरान। उसके बाद हमारी ये डायनामिक है, डन ड्यूरिंग रन टाइम। जब कंपाइलेशन हो गई, जब वो एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को, उस दौरान जो एरर्स चेक होते हैं वो कहलाते हैं डायनामिक सेमेंटिक चेक्स। फॉर एग्जांपल, implemented by including type information for each data location at runtime। डेटा की लोकेशन के बारे में जो वो वेरिफिकेशन करेगा, जो हम सेव कर रहे हैं या रिट्राइव कर रहे हैं, वो चला प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरिएबल ऑफ टाइप डबल, अब ये भी एक टाइप है डेटा स्ट्रक्चर की, डबल, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे जब मैं आपको इंटीजर फ्लोट वगैरह पढ़ूंगा। would contain both the actual double value and some kind of tag indicating double type। उसमें मैं आपको मुख्तसरन ये बता देता हूँ, क्योंकि डबल टाइप अभी आपने पढ़ा नहीं है। तो एक टाइप है ये डेटा की, ठीक है। और ये अगर इस टाइप का हम कोई वेरिएबल इनिशिएट करते हैं और उसमें डेटा सेव कर देते हैं, तो इसका जो एरर चेक होगा वो कंपाइलेशन के दौरान नहीं होगा, क्योंकि इसमें वाइड रेंज ऑफ करेक्टर्स या अल्फाबेट्स वगैरह यूज होते हैं। इसकी जो चेकिंग होगी वो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उस वक्त होगी कि अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो किसी के साथ कंपेयर होगा या किसी के साथ उसका कोई ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो उस वक्त पता चलेगा अरे ये तो प्रॉब्लम है। तो ये एरर चेक होगा सेमेंटिक चेक में
कौन सी टाइप में? डायनामिक। ठीक, अब ये सारी टाइप चेकिंग की मजीद मैंने आपको एक्सप्लेन की है, चूंकि इनमें टर्मिनोलॉजी मखसूस यूज हो रही है, तो इसलिए मैं आपको इन डेप्थ यहाँ नहीं लेके जाऊंगा। ये वही है कि टाइप चेकिंग कहाँ कहाँ होती है, जब हम असाइन करते हैं कोई भी वेरिएबल, जब ओवरलोडिंग हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में, उसकी रेंज से ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म टाइप, ओवरऑल एरेज नो मैटर व्हाट द टाइप ऑफ द एलिमेंट। एरे क्या होते हैं ये मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा डिटेल में। डेटा स्ट्रक्चर की चेकिंग जो होती है, डेटा स्ट्रक्चर का पूरा हमारा टॉपिक है, उसी का सब टॉपिक है एरे, तो हम ये अलग से पढ़ेंगे। तो ये आपकी नॉलेज के लिए, आपके पढ़ने के लिए कि टाइप चेकिंग के इस्तेमाल क्या है किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में जब कभी हम कंपाइलर यूज करते हैं। फिर इसका जो इस पूरे ये जो पूरा हमारा सेगमेंट था, फेज था, सेमेंटिक एनालिसिस स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, इसकी डिटेल मैंने आपको बताई टाइप चेकिंग की। इसका जो आउटपुट होगा वो इनपुट बन जाएगा नेक्स्ट फेज का, दैट इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। कोड जनरेट होगा इंटरमीडिएट, ऐसा कोड जनरेट होगा जो अभी एग्जीक्यूट तो नहीं होगा, करीब तरीन एग्जीक्यूशन की। इसमें क्या होता है, दैट इज कोड जनरेट होता है दैट इज बिटवीन द हाई लेवल एंड मशीन लैंग्वेज। ठीक है, दोनों के दरमियान का है कोई मिड लेवल, जो हमारा कोड जनरेट होगा मिड लेवल लैंग्वेज का, वो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की फेज में जनरेट। A code that is neither high level और नॉट द मशीन, ना ही पूरी तरह वो नेचुरल लैंग्वेज में, ना ही वो 0-1 में है। इट शुड बी इजी टू ट्रांसलेट इनटू टारगेट प्रोग्राम। यानी ये वो कोड है जिसे हम असेंबली लैंग्वेज वाला कोड कह सकते हैं, जो दरमियान का। ठीक है, फिर इस फेज का जो आउटपुट है वो इनपुट बनेगा नेक्स्ट फेज का, दैट इज द कोड ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ जो हमारा कोड जनरेट हुआ है उसे ऑप्टिमाइज किया जाएगा कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो। उसमें होगा क्या, कैसे की जाएगी परफॉर्मेंस बेहतर? कोड विल बी ऑप्टिमाइज, कैसे? कोड विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर फॉर्म। कहीं एक्स्ट्रा कोडिंग की हमने जो श्रिंक होकर, जो मर्ज होकर सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है। 5 लाइंस की जगह 3 लाइंस में वही काम हो सकता है, तो हमारा ये फेज उसे कन्वर्ट कर देगा 5 to 3 लाइन, ताकि तेजी से वो फंक्शन परफॉर्म हो जाए। इसकी मेमोरी विल बी यूज्ड मिनिमम। ठीक है, the state those statement will be removed by remove or those will not affect the program। ऐसी स्टेटमेंट जिन्हें रिमूव करने से हमारे प्रोग्राम की आउटपुट पर, रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता, बस वो एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, मेमोरी हमारी यूटिलाइज हो रही है। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन जो हमारा फेज है वो उन लाइंस को रिमूव कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास एक प्रोग्राम की शॉर्टेस्ट एग्जाम्पल है। एक वेरिएबल हमने असाइन किया इंटीजर a इज इक्वल टू 10। वेरिएबल हमने असाइन किया जिसकी टाइप डेटा टाइप इंटीजर, वेरिएबल का नाम है a के अंदर हमने एक कांस्टेंट सेव कर दिया 10। एक और वेरिएबल इनिशिएट किया हमने इंटीजर b का, उसका नाम है, उसमें हमने कांस्टेंट एक नंबर स्टोर कर दिया दैट इज 12। फिर हमने क्या किया, एक और इंटीजर डेटा टाइप से एक और वेरिएबल इनिशिएट किया दैट इज सम, सम के नाम से। उसे हमने, उसमें हमने a और b को प्लस कर दिया। a और b का प्लस होगा, फॉर एग्जांपल क्या है 22, सम में आ जाएगा 22। इंटीजर रिजल्ट, एक और इंटीजर हमने इनिशिएट किया, उसका नाम रखा रिजल्ट इज इक्वल सम इंटू 3, यानी 22 इंटू 3। फिर हमने काउंट कर दिया रिजल्ट, यानी हमारा रिजल्ट तक ये पूरा प्रोसीजर चले जब तक रिजल्ट में पूरे नंबर काउंट ना हो जाए। अब ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, हम इन दोनों को डायरेक्टली भी कर सकते थे सेम आउटपुट के साथ। डायरेक्टली किस तरह हो सकती थी, हम लिख सकते थे इंटीजर रिजल्ट, एक रिजल्ट के नाम से इनिशिएट करते, वेरिएबल सम के नाम से नहीं करते। उसमें क्या करते a प्लस बी, ये a प्लस बी जो हुआ है यहाँ हो जाता। फिर a प्लस बी का जो रिजल्ट आया सम में, उसकी जगह हमने डायरेक्टली उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को मर्ज करके इसी एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो रिजल्ट दोनों सूरतों में सेम आएगा, लेकिन चूंकि हमारी
प्रोग्राम में ये 2 लाइनें थी, तो 2 दफा हमारे कंपाइलर को इस प्रोग्राम की इन लाइंस को पढ़ना था, तो वो जब एक ही लाइन में आ गया तो रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन हमारा कोड जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस जो है तो बेहतर हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी और रिजल्ट सेम आएगा। नो, देयर विल बी नो अफेक्ट ऑन द रिजल्ट। ठीक है, क्या 2 स्टेटमेंट्स कुड बी कन्वर्टेड इनटू 1, एक एग्जांपल है। नो परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम अफेक्टेड। ठीक है, आउटपुट अब ये हो गई हमारी कोड ऑप्टिमाइजेशन। इंटरमीडिएट कोड जो इसके पास आया उसे ऑप्टिमाइज किया हमारे कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज ने, एक्स्ट्रा लाइनें रिमूव करके उनको मर्ज करके। ठीक है, आउटपुट जो इस फेज का होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड एज इनपुट टू द नेक्स्ट और लास्ट फेज ऑफ द कोड जनरेशन। ठीक है, हमारा लास्ट फेज है कोड जनरेशन। इसमें होता क्या है, it gets the input from code optimization phase। डेफिनेटली ऐसा ही होगा, तो पिछले फेज का इनपुट यहाँ जो आउटपुट है वो इनपुट बनकर यहाँ आएगा, और इट प्रोड्यूसेस द टारगेट कोड और ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट कोड एज रिजल्ट। कोड जनरेशन फेज जो फाइल जनरेट करेगा, जो हमारा आउटपुट जनरेट करेगा, कोड जनरेशन फेज वो एक फाइल की सूरत में होगी। वो फाइल होगी .obj फाइल, ऑब्जेक्ट कोड फाइल। और मैं आपको बता चुका, ऑब्जेक्ट कोड फाइल का मतलब है वो मशीन कोड जो मशीन पढ़ेगी, दैट इज इक्विवेलेंट टू, that is the converted form of the higher language code typed by any user in English language or natural language। ठीक है, तो वो ओबीजे फाइल जो होगी वो जनरेट होगी कोड जनरेशन फेज में, और फिर उस ओबीजे फाइल को बआसानी हमारा सिस्टम, हमारा कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूट कर लेगा। तो हमारा प्रोग्राम जिस पर्पस के लिए हमने डिजाइन किया था उसका रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये हमारे फेजेस हैं कंपाइलर के। और मैं रिपीट करता हूँ, यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट इट कि ये इतना डेप्थ का है, इसमें बहुत सारे न्यू टर्म्स इस्तेमाल हुए। नो इशू अबाउट द टर्म्स। ये मैंने आपको इसलिए पढ़ाया कि एक्स्ट्रा आपके पास नॉलेज हो लैंग्वेजेस के ट्रांसलेटर के बारे में। एहतियातन कभी कोई सवाल आ भी जाता है तो थोड़ी सी आपके पास इन डेप्थ टेक्निकल मालूमात होनी चाहिए। मैंने भरपूर कोशिश की कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो आपके लिए मुश्किल होंगे या जिसने प्रोग्रामिंग नहीं की, वो जिसके या नो हाउ नहीं है प्रोग्रामिंग की, वो उसके लिए मुश्किल हो सकती है, तो ऐसे एस्पेक्ट्स मैंने कोशिश की कि इनमें से मैं मिनिमाइज करूं, ना रखूं, सिंपलर और सिंपलेस्ट फॉर्म जो पॉसिबल है उसमें लिखकर आपको ये समझाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में आपको एग्जाम्स के हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारा लैंग्वेजेस, देयर टाइप्स, translators, their types, and the functionality, working or phases of a translator, that is compiler। ये हमारा चैप्टर क्लोज होता है, ये टॉपिक हमारा क्लोज होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।